बस आज हम लोग संधारित्र मतलब कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। संधारित्र और कैपेसिटर के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के व्यंजक यानी कि डेरिवेशन को भी स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले संधारित्र और यानी कैपेसिटर में हमें ये जानना है कि चालक एक शब्द है, चालक, जिसे हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, और दूसरा शब्द हमारा है इंसुलेटर, कुचालक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कुचालक, या फिर विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ या इंसुलेटर हम कहते हैं इसको, इंसुलेटर। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान ले रहे हैं, तो हम संधारित्र के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में अभी जरूरत पड़ेगी। चालक यानी कंडक्टर है क्या? चालक और कंडक्टर किसे कहते हैं? चालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, ऐसे पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर या विभव लगाने पर, वैद्युत क्षेत्र लगाने पर या विभवांतर, ऐसे पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर, क्या स्थापित किया जाए? वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर आवेश का प्रवाह होने लगे, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन पर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश का प्रवाह होने लगे, ठीक है, यह आवेश गति करने लगे, ऐसे पदार्थ को हम चालक कहते हैं। देख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर भी इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अगर आप स्थापित करेंगे तो वहां विभवांतर आ जाएगा, या विभवांतर लगाने पर आवेश का प्रवाह होने लगे चालक कहलाते हैं। ठीक है, चालक कहलाते हैं। ठीक है, वैसे चालक ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। फिलहाल यहाँ पर हम ठोस में चालक की बात कर रहे हैं, धात्विक चालक की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें धात्विक चालक, तो धात्विक चालक में इसका एग्जाम्पल क्या होगा? धात्विक चालक में इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं जितनी भी धातुएं हैं, जैसे सोना है, ठीक है, हम यहाँ पर चालकता का क्रम भी लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आयरन है चालकता के क्रम में, उससे अच्छा हमारा एल्युमिनियम है, फिर उससे अच्छा हमारा Au मतलब गोल्ड है, फिर उससे अच्छा हमारा कॉपर Cu है, और सबसे अच्छा चालकता किसी की Ag यानी चांदी की। इस चालकता का क्रम है कुछ इस प्रकार से। हमारा धात्विक चालक की एग्जाम्पल भी हो गए, और ये चालकता का क्रम आयरन से ज्यादा अच्छी चालकता किसकी है? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम से किसकी अच्छी है? गोल्ड की। और गोल्ड से किसकी अच्छी है? कॉपर की। और कॉपर से भी किसकी अच्छी है? चांदी। सबसे यानी कि यहाँ पर चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है। ये धात्विक चालक के बारे में है कि ऐसा पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर स्थापित करने पर, ऐसा पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर स्थापित करने पर उसमें आवेश का प्रवाह होने लगे, ऐसे पदार्थ को हम चालक पदार्थ यानी कि कंडक्टर कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित करने पर उसमें आवेश का प्रवाह होने लगे, ऐसे पदार्थ को हम चालक यानी कंडक्टर कहते हैं। चालक वैसे ठोस में भी संभव है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में। फिलहाल हम यहाँ पर ठोस चालक की बात कर रहे हैं और ठोस में धात्विक चालक की बात कर रहे हैं। तो धात्विक चालक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है मतलब Au है, और कॉपर Cu है, और चांदी है। और यहाँ पर ये चालकता का बढ़ता क्रम भी हमने लिख दिया है। कैसा है ये चालकता का बढ़ता क्रम?
यही हमारे एग्जाम्पल भी हो जाएंगे और हमारा एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, चालकता का बढ़ता क्रम, सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, चांदी होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है इसमें कि कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं वो क्या होता है। कुचालक का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिस पर वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या विभवांतर लगाने पर आवेश का प्रवाह ना हो। ठीक, आवेश का प्रवाह ना हो, ऐसे पदार्थ को हम विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ। इसमें एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे लकड़ी है, ठीक है, और हम क्या ले सकते हैं, पत्थर है, लकड़ी है, पत्थर है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब हमारे क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब कुचालक पदार्थ, क्योंकि इन सब में आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आप चाहे जितना विद्युत क्षेत्र लगा लें। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर लगाने पर आवेश का प्रवाह ना हो। ठीक है, आवेश पर लगाने पर ना हो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यह हमें जानना जरूरी है। एक बात और, धात्विक चालक में आवेश प्रवाह किसके कारण होता है, यही आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है, ये आपको ध्यान देना है। धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अगर इसका एग्जाम पूछा जाए कारण कि धात्विक चालक में आवेश किसके कारण होता है, तो कह सकते हैं धात्विक चालक में आवेश प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। कारण भी कह सकते हैं धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। याद रखना, धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि धात्विक चालक में कि आवेश का प्रवाह किसकी वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये शब्द आ रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अब एक शब्द आ रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की कक्षा से बद्ध नहीं होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ में परमाणु की कक्षा से बद्ध नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होगा उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल उतना ज्यादा लगता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अनुसार। ये हमारा फार्मूला है, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम जो कि हर जगह लागू होता है, चाहे वो कूलाम का नियम हो, चाहे हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम है। मतलब R कम होगा तो F क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार जब तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होगा, मतलब R की वैल्यू कम होगी, तो वहां पर वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के करीब होते हैं उन पर नाभिक आकर्षण बल ज्यादा होता है, लेकिन वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर होते हैं, मतलब अपने वाह्यतम कक्षा में होते हैं, वहां पर जो नाभिक जो हमारा आकर्षण बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, वो सबसे कम यानी कमजोर लगता है। ऐसे मान लिया जाए ये हमारा नाभिकीय बल है, नाभिक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। नाभिक में ये हमारा नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में हमारे विभिन्न कक्षाएं होती हैं। जैसे इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर कोई वाह्यतम कक्षा है और उसमें ये इलेक्ट्रॉन इस
इलेक्ट्रॉन का नाभिक से जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारे आकर्षण बल का फार्मूला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का F प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब r की वैल्यू जितनी कम होगी F का मान उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होंगे उन पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होंगे उन पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल सबसे कम लगेगा। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा में, वाह्य कोश में क्या है, वाह्यतम कक्षा में, तो वाह्यतम कक्षा में होने की वजह से इस पर नाभिकीय बल सबसे कम लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कक्षा में स्थित होते हैं वे इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश अगर अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाएं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के वाह्यतम कक्षा में स्थित होते हैं, परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित होते हैं और किसी कारणवश अपनी कक्षा छोड़कर मुक्त हो जाए, मतलब उसमें ऊर्जा थर्मल एनर्जी आदि के कारण वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आए, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन की भी परिभाषा लिख लीजिए। चालक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वे इलेक्ट्रॉन ई फॉर इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, वैसे हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी अगर ई लिखा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बद्ध नहीं होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बद्ध नहीं होते हैं, बल्कि स्वतंत्र होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बद्ध नहीं होते बल्कि स्वतंत्र होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन ठीक है, याद रखना है। ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक से बद्ध नहीं होते हैं बल्कि परमाणु नाभिक से बद्ध नहीं होते, यहाँ परमाणु नाभिक लीजिए, परमाणु नाभिक से बद्ध नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालक किसी धात्विक चालक की चालकता इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होती है। ये आपको ध्यान रखना है। किसी धात्विक चालक की चालकता मतलब पॉइंट आप ये ले सकते हैं, किसी धात्विक चालक की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उस धात्विक चालक की चालकता भी उतनी अधिक होगी, और किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होगी वहां पर धात्विक चालक की चालकता भी उतनी कम होगी। जैसे कहा गया चांदी बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है, उसकी चालकता सबसे ज्यादा, इसका मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती होगी। और अगर उसकी तुलना में आप लोहे में चले आए, लोहे की चालकता कम है, इसका मतलब चांदी की तुलना में लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाती होगी, कम। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वहां चालकता अधिक होगी, और लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने की वजह से वहां उसकी चालकता क्या होती है, कम। वैसे चालकता कुछ अन्य बिंदुओं पर भी निर्भर करती है, वो हम जब किरचॉफ वाला लेसन पढ़ेंगे तब उसमें अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम अगला पॉइंट जो हमारा संधारित्र है जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, धारिता किसे कहते हैं, वैद्युत धारिता किसे कहा जाता है। आएंगे तब तक हम संधारित्र के बारे में नहीं समझ सकते। धारिता, वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, वैद्युत धारिता। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल
कैपेसिटेंस। ठीक है ना। वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता का मतलब किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप को ही हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत धारिता। किसी चालक के पास आखिर में कितना आवेश है, इसको हम किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी से, कोई भौतिक राशि से व्यक्त करेंगे। उस भौतिक राशि को हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत धारिता। तो क्या कहा जा सकता है आखिर में, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, इसके पास 5 माइक्रोकूलम है, ये हमने दूसरा चालक बना दिया, इसके पास हम कह रहे हैं 20 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इस चालक के पास ज्यादा आवेश है, ये ज्यादा आवेश धारण किए हुए हैं, ठीक है, और इसके पास आवेश कम है। तो आखिर में किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही, की माप को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश धारण या ग्रहण करने की क्षमता, आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहा जाता है, को वैद्युत धारिता कहा जाता है। ठीक है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ये देखा जाता है, किसी चालक पर जितना ही ज्यादा, मान लीजिए कोई गोलीय चालक है, ये कोई गोलीय चालक है, अगर हम इसको आवेश, इस पर जैसे प्रारंभ में अगर इस पर आवेश Q का मान 0 है, अगर इस पर प्रारंभ में Q का मान 0 है तो विभवांतर भी 0 होगा, विभव भी 0 होगा। अगर इस चालक पर आवेश 0 है तो विभव भी 0 होगा। जैसे जैसे हम इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं, मान लीजिए हमने इस एक तरफ Q का चार्ट बना लिया है B का, तो अगर जब Q 0 है तो वोल्टेज भी 0 होगा। जब हम इस पर 1 माइक्रोकूलम का दे रहे हैं तो मान लीजिए ये 1 वोल्ट बढ़ गया, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। आपने आवेश और बढ़ा के 2 माइक्रोकूलम 2, इसका मतलब हम चालक पर इतने ज्यादा आवेश दे रहे हैं, इस पर विभवांतर भी उतने ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश की मात्रा और उस चालक पर उत्पन्न विभव दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश Q उस चालक पर उत्पन्न विभव V के क्या होता है, समानुपाती होता है। विभव के क्या होता है, विभव में होने वाली वृद्धि कह सकते हैं, क्या है, विभव में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम इसको C मान ले रहे हैं, तो Q बराबर क्या फार्मूला निकल आएगा, CV, जहाँ C चालक की धारिता है, जहाँ C चालक की धारिता है, C को भी हम चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो C बराबर क्या फार्मूला मान निकाल सकता है, Q/V। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, चालक की धारिता C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q/V। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वैद्युत धारिता का सूत्र भी निकल आएगा, C बराबर Q/V। अब आखिर में अगर आपसे पूछा जाए कि धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं वैद्युत धारिता का मात्रक C बराबर, मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक की बात करें तो C बराबर Q/V होता है। तो Q की का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। V का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का वोल्टेज। तो कुछ इस तरह से इसका मात्रक कह सकते हैं कूलाम पर वोल्ट, या हम कह सकते हैं इसका मात्रक फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड होता है। इस तरह से कूलाम पर वोल्ट, या इसका मात्रक क्या ले सकते हैं, फैरेड ले सकते हैं। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट या फैरेड ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसे पता है कि एक कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। एक कूलाम आवेश का, देख सकते हैं इस बात को आप लाइन में, एक कूलाम आवेश का
बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। ये आगे चर्चा भी करेंगे कैसे इसका, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। जबकि व्यवहारिक मात्रक हमारा क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक हमारा मिलीकूलम इसको ले सकते हैं इस तरह से, मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम, ठीक है, और नैनोकूलम। 1 मिलीकूलम mc = 10⁻³ होता है। 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम है। 1 नैनोकूलम = 10⁻⁹ कूलम होता है। 1 पिकोकूलम = 10⁻। ये हमारे को किस तरह से व्यवहारिक मात्रक का मतलब माइक्रोकूलम का यूज तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस अक्सर माइक्रोकूलम में होते हैं। व्यवहारिक मात्रक का मतलब ये है जिसका यूज हम लोग करते हो। व्यवहारिक मात्रक का मतलब है जिसका उपयोग हम लोग करते हो। व्यवहारिक मात्रक का मतलब जिसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें साथ ले लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसको दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक है, ये कह सकते हैं किसी विद्युत गोलीय चालक की धारिता। विद्युत गोलीय चालक, विद्युत गोलीय चालक की धारिता। विद्युत गोलीय चालक की धारिता का मतलब है कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल हो, मतलब कोई इस तरह से अकेला हमारा स्फेरिकल सेल हो जिसको हम +q आवेश दे रहे हैं, और इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं कैपिटल R है। इसकी त्रिज्या हम क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल R। अगर ये कोई विद्युत गोलीय चालक है जिसको +q आवेश दिया जा रहा है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, तो विद्युत गोलीय चालक पर, इस गोलीय चालक पर उपस्थित विभव कितना होगा, कितना लिखा जा सकता है विभव की परिभाषा से, विभव = 1/4πε0q/R। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका विभव कितना होगा, विद्युत गोलीय चालक के पृष्ठ पर उपस्थित विभव की मात्रा का सूत्र 1/4πε0q/R। धारिता की परिभाषा वैद्युत धारिता भी हमने पढ़ी। वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, C = q/V। So this implies that C = q/V की जगह 1/4πε0q/R। फिर से q कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाई दैट C = क्या हो जाएगा, 4πε0R। तो इस तरह से विद्युत गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या निकला है, C = 4πε0R, जहाँ कैपिटल R उस गोलीय चालक की धारिता है। C = 4πε0R, जहाँ पर कैपिटल R उस विद्युत गोलीय चालक की क्या है, त्रिज्या है। अगर 4πε0 को हम कांस्टेंट मान लिए, होता भी है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ जो +9 में कांस्टेंट होता है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। इस तरह से एक लाइन और भी हम लिख सकते हैं कि विद्युत गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। मतलब कि विद्युत गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये भी बात लिख सकते हैं, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक का मतलब होता है आइसोलेटेड। ये भी ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड, या इसे हम अकेला कह सकते हैं। इसके पास तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती, उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। मतलब क्या, त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए तो धारिता भी 2 गुनी हो जाएगी, समानुपाती का मतलब यही है। और अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए तो धारिता भी आधी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, समानुपाती का मतलब यही है कि त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाएगी तो धारिता 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी कर दी जाएगी धारिता 2 गुनी हो जाएगी, त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो धारिता 4 गुनी हो जाएगी, आधे कर दिया तो धारिता आधी। तो इसको आप स्क्रीनशॉट
ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये विद्युत गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसकी सहायता से ही हम ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि पूरी पृथ्वी की धारिता क्या है, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक तरह का चालक है। पृथ्वी भी एक तरह का क्या है, चालक है। आपने देखा होगा अक्सर खंभे के बगल में एक अर्थिंग दिया जाता है। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी आवेश को ले भी सकता है और आवेश को क्या कर सकता है, दे भी सकता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई उच्च विभव है, पॉजिटिव हाई वोल्टेज का, ये कोई हमारा चालक है जिसके पास प्लस वोल्टेज है। ये हमारा कोई चालक है प्लस वोल्टेज रख रहा है, और ये हमारा कोई दूसरा चालक है जो कि नेगेटिव वोल्टेज रख रहा है, नेगेटिव वोल्टेज रख रहा है। अब हमें इन दोनों को अर्थिंग देनी है। इसको दोनों को क्या करना है, अर्थिंग देना है। इसको भी हमने अर्थिंग दे दिया, इसको भी अर्थिंग दे दिया। ठीक है, अभी हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि किसी चालक को जो हम आवेश देते हैं तो उसके कारण जो विभव उस पर बनता है वो 1/4πε0 into कैपिटल R के बराबर होता है। किसी चालक पर के पृष्ठ पर उपस्थित विभव V बराबर 1/4πε0 Q into कैपिटल R स्क्वायर होता है। मतलब क्या है कि अगर हम उसको प्लस Q आवेश दे रहे हैं, अगर Q का मान प्लस है मतलब पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, तो वहां पर वोल्टेज भी पॉजिटिव होगा। V ग्रेटर देन 0 यानी वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव। धनात्मक विभव क्या कह सकते हैं, कैसा विभव होगा, धनात्मक विभव। कैसा होगा, धनात्मक विभव। ठीक है, क्यों पॉजिटिव तो नहीं पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर इसको नेगेटिव हो जाए, क्यों नेगेटिव हो जाए, ऋण आवेश हो जाए, तो वह विभव भी नेगेटिव हो जाएगा। विभव भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक विभव हो जाएगा। इसको क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक विभव। ठीक है, अब पृथ्वी का वोल्टेज हमेशा 0 माना जाता है। पृथ्वी का वोल्टेज क्या होता है, 0। ये हमारी अर्थिंग का सिंबल है, इसको अर्थिंग कह सकते हैं। अर्थिंग हमारी है एक अर्थिंग, तो अर्थिंग का वोल्टेज हमेशा क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। तो जब हम धन विभव वाले किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी क्या काम करती, इलेक्ट्रॉनों को उस चालक के पास भेजने लगती है। क्योंकि धन विभव का मतलब क्या होता है, धन अगर किसी के पास प्लस की चार्ज है यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस चार्ज अगर किसी के पास है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को धन विभव वाले चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी क्या काम करती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को उस चालक के पास भेजने लगती है। कब तक भेजने लगती है, जब तक कि उस चालक पर उपस्थित कुल चार्ज 0 ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही वहां चार्ज 0 हो जाएगा, विभव भी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से अगर धन पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यानी धन आवेश वाले किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाने लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस चार्ज बॉडी को पृथ्वी से जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाने लगते हैं, पृथ्वी से उस चालक की ओर जाने लगते हैं। इसी का उल्टा अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो उल्टा होने लगता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन, चूंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है। नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन उस चालक से पृथ्वी की ओर आने लगेंगे। जब धनात्मक चार्ज बॉडी को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज बॉडी को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉडी से उस पृथ्वी की ओर आने लगता है। तो ये दो बात आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि अगर पहला पॉइंट धन विभव धन आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर धन आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाने लगते हैं। नंबर दूसरा, इसी का उल्टा, अगर ऋण आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए,
जोड़ने पर, पृथ्वी से जोड़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, चालक से पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट बात। अगर धन आवेशित चालक को हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि धन का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन को देने लगता है। यहाँ पर ऋण बॉडी को हम पृथ्वी से जोड़ रहे हैं, तो ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर आए। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि कुल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी ना हो जाए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो सब पृथ्वी ना पहुंच जाए। इस तरह से ये तब तक चलेगा जब तक कि इसका विभव, इस चालक का विभव पृथ्वी के विभव यानी कि 0 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी आवेश को देती भी है मुक्त इलेक्ट्रॉन को और आवेश को लेती भी है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। तो अगर पृथ्वी के पास आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, यानी पृथ्वी एक चालक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो आखिर में पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? अगर पृथ्वी हमारी चालक मटेरियल है तो आखिर में उसकी धारिता कितनी होगी, उसकी गणना हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट लेकर नोट कर दीजिए। ठीक है, तब हम आपको पृथ्वी की धारिता निकालना बता रहे हैं कि आखिर में पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आखिर में आवेश किधर से किधर की ओर जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप ये बता सकते हैं आखिर में मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं चलते। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि धन आवेश है, इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पृथ्वी मुक्त इलेक्ट्रॉन को देगा। ऋण आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने, जब जहाँ पे साम्य अवस्था का ये नियम होता है, अगर एक के पास नहीं है और दूसरे के पास है और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जिसके पास रहेगा वो चीज दूसरे वाले कम के पास जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पर आवेश की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से चालक की ओर जाने लगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर आने लगता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, क्योंकि पृथ्वी आवेश को ग्रहण भी कर रही है, ले भी रही है और दे भी रही है। इस तरह से पृथ्वी हमारा चालक है, तो पृथ्वी की चालकता कितनी होगी इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पृथ्वी की धारिता यहाँ निकाल देंगे, पृथ्वी की धारिता कैसे, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता कितनी है। अगर हम ये मान लें पृथ्वी है और ये पृथ्वी की हमारी त्रिज्या है, ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोलाकार, का सूत्र क्या होता है, गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र कहा जाए, संधारित्र तो अलग अभी टॉपिक मिलेगा। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, चालक की धारिता। तो यहाँ पर आप चालक की जगह पृथ्वी ले रहे हैं, चालक की जगह पृथ्वी, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6 × 10⁻6 मीटर, 6.4 सॉरी 6.4 6400 किलोमीटर होती है। 6.4 × 10⁻6 मीटर या 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी 6.4 × 10⁻6 मीटर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। याद रखना ये SI सिस्टम में होती है, अगर सीजीएस में आप जाएंगे तो इसी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस पद्धति में 1 हो जाएगी। SI सिस्टम यानी कि सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। तो हमें चूंकि एमकेएस में निकालना है, SI में निकालना है, तो हम 9 × 10⁻9 का यूज करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर इतनी है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁻9। तो कुछ इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू लिख दें तो C = R की वैल्यू 6.4 × 10⁻6/9 × 10⁻9। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब 0.711 कूलम आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 0.66 कूलम। इसको अगर हम इस प्रकार लिखें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 711
ठीक है, 10 टू द पावर -3, सॉरी 10 टू द पावर -3। और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं 711 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, इस तरह भी लिख सकते हैं। और -6 कूलम हटेगा तो तुम्हें पता है कि ये माइक्रो कूलम, तो यानी कि 711 माइक्रो कूलम, 711 माइक्रो कूलम। तो इस तरह हम कह सकते हैं पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रो कूलम होती है। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 711 माइक्रो कूलम। ठीक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरी पृथ्वी के पास 711, सिर्फ 711 माइक्रो कूलम है, तो एक माइक्रो कूलम का आवेश क्या पृथ्वी पर कोई चालक धारण कर सकता है। इसीलिए कहा गया शुरू में है कि एक फैरेड और एक कूलम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, क्योंकि पूरी पृथ्वी अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी जैसे कोई चालक की कल्पना करेंगे तो उसके पास सिर्फ कितना आवेश आएगा, 711 माइक्रो कूलम। इसको आप नोट कर लीजिए, ये पृथ्वी की धारिता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, तो आप एग्जाम में बता सकते हैं कि 711 माइक्रो कूलम, 711 माइक्रो फैरेड है, धारिता है तो इसका मतलब फैरेड है। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में भेज लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद।